हाय फ्रेंड्स, मैं हूं राजेश सिंह और आप देख रहे हैं आयाम ट्यूटोरियल्स। आज आप इस वीडियो में आईपीसी 354 की पूरी जानकारी पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। भारत दंड संहिता की धारा 354 के अनुसार जो भी कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग करने या जानते हुए कि ऐसा करने से वह कदाचित उसकी लज्जा भंग करेगा कि आशय से उस स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए जेल की सजा जो कम से कम 1 वर्ष होगी और जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही वह आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा। फ्रेंड्स, आपराधिक कानून अधिनियम 2013 में यह स्पष्ट तौर पर उल्लेख है। आइए अब जानते हैं कि 354 में आखिरकार अपराध क्या लागू होता है। स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना, सजा 1 से 5 वर्ष जेल, साथ ही साथ आर्थिक दंड। यह एक नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल क्राइम है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। यह अपराध नॉन कंपाउंडेबल है, यानी समझौता योग्य नहीं है। छेड़छाड़ से संबंधित आईपीसी की धारा में नए संशोधन किए गए हैं। उनसे जुड़े हुए कई अपराधों को नॉन बेलेबल अपराधों की श्रेणी में डाला गया है। संशोधन से पहले छेड़छाड़ के मामलों में धारा 354 के तहत मुकदमे दर्ज होते थे और ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 2 साल जेल की सजा का प्रावधान था, जो कि एक बेलेबल अपराध था। संशोधन के बाद धारा 354 में कई उपधाराएं जोड़ी गई हैं, जैसे कि धारा 354A, 354B, 354C और 354D, जिनके तहत न्यूनतम 1 साल और अधिकतम 5 साल तक का जेल का प्रावधान है। धारा 354A का विवरण। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 का इस्तेमाल ऐसे मामलों में किया जाता है जहां किसी व्यक्ति ने किसी महिला की मर्यादा और मान सम्मान को क्षति पहुंचाने के लिए उस पर हमला किया गया हो या उसके साथ गलत मंशा के साथ जोर जबरदस्ती की हो। उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जो कम से कम 1 वर्ष और अधिकतम 5 साल हो सकती है। साथ ही वह आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 के अनुसार यह बात जानने योग्य है कि धारा 354A यानी कि यौन उत्पीड़न, किसी महिला को गलत या दुर्भावनापूर्ण इरादे से छूना जिसमें स्पष्ट यौन प्रस्ताव शामिल है, किसी महिला की सहमति के बिना जबरन अश्लील या सेक्सुअल सामग्री दिखाना, सेक्स के लिए मांग या अनुरोध करना, या किसी महिला पर अभद्र या कामुक टिप्पणी करना, ये सारी बातें इसमें इंक्लूडेड है। धारा 354A के तहत लागू अपराध, इसमें जो अपराध है जिसके तहत सजा 1 से 3 वर्ष कठोर कारावास प्लस जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यह एक बेलेबल और साथ ही कॉग्निजेबल क्राइम है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। लेकिन यह जो अपराध है वह नॉन कंपाउंडेबल है। धारा 354B निवस्त करने के आशय से किसी स्त्री पर हमला करना या बल का प्रयोग करना। जब कोई व्यक्ति किसी स्त्री को बलपूर्वक निवस्त्र होने के लिए मजबूर करता है या उसे निवस्त्र होने के लिए उकसाता है, तो उस पर धारा 354B के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। फ्रेंड्स, 354B थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और इस पे सजा कठोर है। धारा 354B के तहत लागू अपराध,
इसमें जो पनिशमेंट है वह आपका है 3 से 7 वर्ष कठोर कारावास और प्लस जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यह एक नॉन बेलेबल और कॉन्जिबल क्राइम है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। यह अपराध किसी भी सूरत में नॉन कंपाउंडेबल है। आइए और अब जानते हैं 354C के बारे में। फ्रेंड्स, धारा 354C यानी कि दृश्य रतिकता या वोयरिज्म। कोई पुरुष जो प्राइवेट कार्य में संलग्न स्त्री को उन परिस्थितियों में देखता है या उसका चित्र खींचता है जहां उसे सामान्यतः या उसे अपराधी द्वारा या अपराधी की पहल पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा देखे ना जाने की प्रत्याशा होगी या ऐसे चित्र को प्रसारित करता है तो उस पर धारा 354C के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। धारा 354C के तहत लागू अपराध को आइए जानते हैं। इसमें जो पनिशमेंट है फ्रेंड्स वह है पहली बार दोषी पाए जाने पर 1 से 3 वर्ष तक कारावास, दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 7 वर्ष कारावास और प्लस जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यह एक नॉन बेलेबल और कॉन्जिबल क्राइम है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। यह अपराध नॉन कंपाउंडेबल है, यानी कि इस केस में समझौता नहीं किया जा सकता है। फ्रेंड्स, और जो अगला सेक्शन है वो आपका है धारा 354D, जिसका सीधा तात्पर्य है पीछा करना। जो कोई पुरुष किसी स्त्री का पीछा किसी गलत इरादे से करता है या किसी के लिए करता है अथवा इंटरनेट, ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के माध्यम निगरानी करता है तो उस पर धारा 354D के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। धारा 354D के तहत लागू अपराध इस प्रकार है। सजा पहली बार दोषी पाए जाने पर 1 से 3 वर्ष और कारावास, दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 5 वर्ष कारावास और साथ ही साथ जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यह एक नॉन बेलेबल और कॉन्जिबल क्राइम है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। यह अपराध नॉन कंपाउंडेबल भी है। फ्रेंड्स, तो आपने देखा अब तक कि 354A, 354B, 354C और D ये सारे जो सेक्शंस है जिसके द्वारा महिला किसी पुरुष पर मुकदमा दर्ज करा सकती है। IPC 354 के आवश्यक तत्व। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 किसी महिला के साथ किए जाने वाले आपराधिक बल का प्रयोग करके उसकी लज्जा को नष्ट करना या उस स्त्री पर हमले करने से संबंधित होती है। इसलिए इस धारा के आवश्यक तत्वों में केवल यह ही है कि यदि वह व्यक्ति किसी महिला पर आपराधिक बल का प्रयोग करेगा या उस पर हमला करेगा तो उस व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के प्रावधानों द्वारा दंडित किया जाता है। धारा 354 मामले में मुकदमे की प्रक्रिया क्या है, आइए अब जानते हैं। IPC की धारा 354 के तहत स्थापित एक मामले के लिए परीक्षण प्रक्रिया किसी भी अन्य आपराधिक मामले के समान है। प्रक्रिया को हम इस प्रकार से जान सकते हैं। जो पहली प्रक्रिया है वह है FIR। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत एक प्राथमिकी या प्रथम सूचना रिपोर्ट या FIR दर्ज की जाती है। FIR मामलों को गति देती है। एक FIR किसी को पुलिस द्वारा अपराध करने से संबंधित जानकारी दी जाती है। दूसरा आपका जो है वह है सुपरविजन। FIR कराने के बाद अगला कदम जांच अधिकारी द्वारा जांच है। जांच अधिकारी द्वारा तथ्यों और परिस्थितियों की जांच, साक्ष्य एकत्र करना, विभिन्न व्यक्तियों की जांच और लिखित में उनके बयान लेने और जांच को पूरा करने के लिए आवश्यक अन्य सभी कदमों के द्वारा निष्कर्ष निकल जाता है और फिर उस निष्कर्ष को पुलिस या मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जाता है। तो यहाँ तक आपने जाना FIR और सुपरविजन। आइए अब जानते हैं कि इस पे चार्जेस कैसे लगते हैं।
यदि पुलिस रिपोर्ट और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर विचार करने के बाद आरोपी को छुट्टी नहीं दी जाती है तो अदालत आरोपों के तहत आरोपित करती है, जिसके तहत उस पर मुकदमा चलाया जाना है। एक वारंट मामले में लिखित रूप से आरोप तय किए जाने चाहिए। जुर्म कबूलने का अवसर। सीआरपीसी की धारा 241 1973 दोषी की याचिका के बारे में बात करती है। आरोपों के निर्धारण के बाद अभियुक्त को जुर्म कबूलने का अवसर दिया जाता है और यह सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधीश के साथ जिम्मेदारी निहित है कि अपराध की याचिका की स्वेच्छा से बनाया गया। न्यायाधीश अपने विवेक डिस्क्रिशनरी पावर का प्रयोग करते हुए आरोपी को दोषी करार दे सकता है। और वहीं जो अभियोजन साक्ष्य के बारे में भी जान लीजिए। आरोप तय किए जाने के बाद और अभियुक्त दोषी नहीं होने की दलील देता है तो अदालत को अभियोजन पक्ष को अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए सबूत पेश करने की आवश्यकता होती है। अभियोजन पक्ष को अपने गवाहों के बयानों के साथ उसके साक्ष्य का समर्थन करना आवश्यक है। इस प्रक्रिया को मुख्य रूप से परीक्षा कहा जाता है, क्रॉस एग्जामिनेशन कहा जाता है। मजिस्ट्रेट के पास किसी भी व्यक्ति को गवाह के रूप में समन जारी करने या किसी भी दस्तावेज का उत्पादन करने का आदेश देने की शक्ति है। अभियुक्त का बयान। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 313 से अभियुक्त को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को सुनने और समझने का अवसर मिलता है। शपथ के तहत अभियुक्तों के बयान दर्ज नहीं किए जाते हैं और मुकदमे में उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रतिवादी साक्ष्य। अभियुक्त को ऐसे मामले में अवसर दिया जाता है जहां उसके मामले का बचाव करने के लिए बरी नहीं किया जाता है। रक्षा मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य दोनों का उत्पादन कर सकती है। भारत में चूंकि सबूत का बोझ अभियोजन पक्ष पर है, सामान्य तौर पर बचाव पक्ष को कोई सबूत देने की आवश्यकता नहीं है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने जाना, अब जो तीसरी बातें हैं वह है जजमेंट, निर्णय, डिसीजंस। अभियुक्त को दोषमुक्त या दोषी ठहराए जाने के समर्थन में दिए गए कारणों के साथ अदालत द्वारा निर्णय दिया जाता है। यदि अभियुक्त को बरी कर दिया जाता है तो अभियोजन पक्ष को अदालत के आदेश के खिलाफ अपील करने का समय दिया जाता है। फ्रेंड्स, अब आइए पूरी प्रक्रिया को हम इस प्रकार से जानते हैं कि कोई भी महिला जिसके साथ इस प्रकार की घटना घटित होती है या वह पीड़ित है तो वह सर्वप्रथम अपने शहर के महिला थाना में लिखित शिकायत कर एफआईआर दर्ज करवा सकती है या किसी अन्य थाना में भी वह शिकायत पत्र देकर मुकदमा दर्ज करा सकती है। यदि वह महिला दूसरे थाना में शिकायत पत्र देती है तो उसे 0 एफआईआर कहा जाता है और अपने कंसर्निंग पीएस में यदि देती है तो वहां पे उसे एक एफआईआर नंबर मिलता है, जबकि दूसरे थाना में एफआईआर करने पर उसे कोई एफआईआर नंबर प्राप्त नहीं होता है, उसे 0 एफआईआर कहा जाता है। लेकिन जो उसके जुरिडिक्शंस का पीएस है वहां पे इस केस को भेज दिया जाता है। फ्रेंड्स, यदि एफआईआर दर्ज हो जाता है तो उस मुकदमे को वह कॉन्टेस्ट कर सकती है और उस पर वारंट इश्यू होता है और जो भी नेम्ड एक्यूज्ड है उसे बेल करवाना पड़ता है और बेल करवाने के बाद उस पर चार्जेज लगते हैं और चार्जेज लगने के बाद जो आपका पिटिशनर्स है, कंप्लेनेंट, वे वहाँ पर अपने एविडेंस यानी कि जो उनका गवाही है, साक्ष्य है, उसको पेश करते हैं। साथ ही साथ जो आपका डिफेंस लॉयर होते हैं उनको प्रत्येक जो एविडेंस है या साथ में जो विटनेसेस है उनको एग्जामिन करने का पावर है,
क्रॉस एग्जामिन के बाद जो विटनेसेस होते हैं उनको कोर्ट डिस्चार्ज कर देती है और इसके बाद जजमेंट आता है। फ्रेंड्स, यदि महिला थाना में मुकदमा दर्ज ना करा सके या थाना में एफआईआर दर्ज नहीं हो पाता है तो वैसे सूरत में वह महिला डायरेक्ट कोर्ट में अप्रोच कर सकती है। और यदि वह शहर में रहने वाली है, अर्बन क्षेत्र में, तो उसका जो कंप्लेंट फाइल होता है वह सीधे सीजेएम के पास होता है। और अगर वह रूरल एरिया से संबंधित है तो उसका कंप्लेंट फाइल एसडीजीएम के पास फाइल होता है। और कंप्लेंट फाइल करने के बाद मजिस्ट्रेट 354A के तहत थाना को डायरेक्शन देती है एफआईआर करने का और उसके बाद एफआईआर दर्ज हो जाता है। चूँकि प्रत्येक जो थाना है वह कोर्ट का ही इंस्टीट्यूशंस है। या मजिस्ट्रेट ऐसा भी कर सकते हैं कि उस केस को स्पेशल फाइल में रख ले, लेकिन इसके बाद क्या है, फिर उस पर वारंट इशू होगा और सारी प्रक्रिया एज यूजुअल चलेगी। फ्रेंड्स, 354B अपने आप में एक बहुत ही बड़ा मुकदमा है और इससे बच पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फ्रेंड्स, मैं बताते चलूँ कि एविडेंस या विटनेसेस का इम्पोर्टेंस तो है, लेकिन कभी कभी यह देखा जाता है कि जो मजिस्ट्रेट होते हैं अपने डिस्क्रिशनरी पावर का प्रयोग करते हुए केवल इन्फॉर्मेंट के बयान पर ही नेम एक्यूज्ड को कन्विक्टेड करार दे देते हैं। तो इस केस में काफ़ी समझदारी से इस केस को कॉन्टेस्ट करना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट 354A, B, C or D. Please subscribe these channels and comment and share to your friends. See you in next video. Bye.